डियर स्टूडेंट्स, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के अंतर्गत आज हम डेप्रिसिएशन या मूल्यह्रास विषय का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम आपको ये पता होना चाहिए कि डेप्रिसिएशन होता क्या है। व्हेनेवर एनी मशीन और इक्विपमेंट परफॉर्म्स यूजफुल वर्क, इट्स वियर एंड टीयर इज बाउंड टू बी ऑकर। जब कभी भी कोई भी मशीन या इक्विपमेंट यूजफुल वर्क करता है तो उसके अंदर वियर एंड टीयर होना तय है। दिस कैन बी मिनिमाइज्ड अप टू सम एक्सटेंट, और इस वियर एंड टीयर को हम कम कर सकते हैं कुछ हद तक बाय प्रॉपर केयर एंड मेंटेनेंस, बट कैन नॉट बी टोटली प्रिवेंटेड। हम इस वियर एंड टीयर को कम कर सकते हैं कुछ हद तक, परंतु बिल्कुल ही हम प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं। इट्स एफिशिएंसी आल्सो रिड्यूस विद द लैप्स ऑफ टाइम, और उस मशीन और इक्विपमेंट की काम में लेते लेते एफिशिएंसी भी कम हो जाती है, एंड इट बिकम्स इनइकोनॉमिकल टू बी यूज्ड फर्दर एंड नीड्स रिप्लेसमेंट बाय अनदर यूनिट। और एक पोजीशन ऐसा आती है या एक समय ऐसा आता है जब वो मशीन हमारे लिए यूज़ में लेना अनइकोनॉमिकल हो जाता है और उस मशीन को हम दूसरी मशीन के साथ में, नई मशीन के साथ में रिप्लेस करते हैं। देयरफॉर वी कैन से दैट एफिशिएंसी एंड वैल्यू ऑफ मशीन और एसेट कॉन्स्टेंटली रिड्यूस विद द लैप्स ऑफ टाइम। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि किसी भी मशीन या इक्विपमेंट की एफिशिएंसी और वैल्यू रिड्यूस होती जाती है कॉन्स्टेंटली समय के साथ में, काम में लेते लेते, और विच इज़ नोन एज डेप्रिसिएशन, और इसको हम डेप्रिसिएशन या मूल्यह्रास कहते हैं। Obsolescence. Suppose a factory owner purchase a machine for his production shop. सपोज कोई इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी फैक्ट्री के लिए या प्रोडक्शन शॉप के लिए एक मशीन खरीदता है, बट आफ्टर ए सम ड्यूरेशन ए बेटर मशीन्स कम इन द मार्केट। परंतु कुछ समय पश्चात एक बेटर मशीन जिसका कि एफिशिएंसी ज़्यादा है, जिसका प्रोडक्शन कैपेसिटी ज़्यादा है, मार्केट में आती है, हुज प्रोडक्शन रेट इज़ वेरी हाई एंड मच इकोनॉमिकल। उसका प्रोडक्शन रेट काफ़ी ज़्यादा है और यूज़ में लेने के लिए वो काफ़ी इकोनॉमिकल है। ऑल्दो द ओल्ड मशीन इज़ एफिशिएंट, परंतु हमारा जो पुराना मशीन हमारे पास में है वो एफिशिएंट है, बट बिकम्स आउट ऑफ फैशन, परंतु वो समय के साथ में आउट ऑफ फैशन हो गई है एंड अनइकोनॉमिकल ड्यू टू न्यू बेटर मशीन। और वो अनइकोनॉमिकल हो जाती है क्योंकि नई बेटर मशीन जिसका कि प्रोडक्शन कैपेसिटी, जिसका एफिशिएंसी ज़्यादा है, मार्केट में आती है, विच हैज़ कम इन द मार्केट। और तो फैक्ट्री ओनर या इंडस्ट्रिस्ट ये सोचता है कि मैं क्यों ना ऐसी मशीन ले लूं जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी ज़्यादा हो, जिसका एफिशिएंसी ज़्यादा हो। ऑल्दो हमारा जो पुराना मशीन है वो एफिशिएंट है, परंतु आउट ऑफ फैशन हो गया क्योंकि एक नई बेटर मशीन मार्केट के अंदर आ गई। तो हमने क्या किया, हमारी जो पुरानी मशीन है जो कि एफिशिएंट है, परंतु हमने उसको नई मशीन जिसका प्रोडक्शन कैपेसिटी ज़्यादा है उससे रिप्लेस कर दिया। तो दिस इज़ नोन एज ऑब्सोलेंस, और इसको हम यहाँ पर ऑब्सोलेंस कह रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में बी क्लासिफाइड एज, डेप्रिसिएशन को हम क्लासीफाई कर सकते हैं ड्यू टू फिजिकल कंडीशन एंड डेप्रिसिएशन ड्यू टू फंक्शनल कंडीशन। अब फिजिकल कंडीशन के अंदर पहला है वियर एंड टीयर। जैसे जैसे हम मशीन को काम में लेंगे तो उसमें वियर एंड टीयर होना स्वाभाविक है। दूसरा है फिजिकल डिके।
फिजिकल डीके एटमॉस्फेरिक कंडीशन के कारण होता है। तीसरा डेप्रिसिएशन का क्लासिफिकेशन है एक्सीडेंटल, काम करते वक्त हमारी मशीन का एक्सीडेंट हो जाता है तो भी डेप्रिसिएशन होता है। एंड डेफर्ड मेंटेनेंस एंड नेग्लिजेंसी, अगर हम मशीन का प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं करेंगे, नेग्लिजेंसी रखेंगे तो भी डेप्रिसिएशन हमारी मशीन का होगा एंड दैट इज़ कॉल्ड डेप्रिसिएशन ड्यू टू फिजिकल कंडीशन। जो दूसरा क्लासिफिकेशन है डेप्रिसिएशन ड्यू टू फंक्शनल कंडीशन, इनएडिक्वेसी और एफिशिएंसी रिड्यूस विद द लैप्स ऑफ टाइम, अर्थात हमारी मशीन की एफिशिएंसी जो समय के साथ में रिड्यूस होती जाती है, तो ये भी एक डेप्रिसिएशन का कारण होता है। और दूसरा है ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारी मशीन एडुकेट है, हमारी मशीन अच्छी है, काम में लेने वाली है, लेकिन उससे बेटर मशीन जिसकी की प्रोडक्शन एफिशिएंसी या प्रोडक्शन रेट बहुत ज़्यादा है और हम उस मशीन को नई मशीन के साथ में रिप्लेस करते हैं जिसको कि हम ऑब्सोलेंस कहते हैं, तो इस तरीके से हम डेप्रिसिएशन को क्लासीफाइड कर सकते हैं। अब हम मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन, अर्थात डेप्रिसिएशन को हम किस तरीके से कैलकुलेट करें या किस तरीके से ज्ञात करें हमारी मशीन की कितनी वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है। तो उसके लिए सबसे पहला मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड। दिस मेथड अज्यूम्स दैट द लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ मशीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एज। तो स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर हम ये मान के चलते हैं कि हमारी मशीन की वैल्यू के अंदर जितना भी नुकसान हो रहा है, जितना भी लॉस हो रहा है, वो उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इट्स एज और उसकी आयु के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसके अंदर सी इज़ ए इनिशियल कॉस्ट ऑफ ए मशीन, जिस कॉस्ट के अंदर हमने उस मशीन को शुरू में स्टार्टिंग में ख़रीदा है वो है सी। एस बी द स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू का मतलब है कि जब हम हमारी मशीन को बेचेंगे और बेचने के बाद जो उसके पैसे हमें मिलेंगे उसको हम एस कह रहे हैं या स्क्रैप वैल्यू कह रहे हैं। और एन जो है, एन इज़ ए नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ लाइफ ऑफ मशीन, अर्थात कितना साल हमने मशीन को चलाया है, कितनी उसकी लाइफ रही है, वो हमारी हो जाएगी एन। डी बी द डेप्रिसिएशन अमाउंट पर ईयर। अगर डी जो है वो डेप्रिसिएशन अमाउंट है प्रत्येक साल का, तो डी इज़ इक्वल्स टू सी माइनस एस अपॉन एन। सी इसके अंदर इनिशियल कॉस्ट ऑफ द मशीन है, एस जो है वो स्क्रैप वैल्यू है और एन जो है वो लाइफ ऑफ द मशीन है ईयर्स के अंदर। स्ट्रेट लाइन मेथड को हम एक न्यूमेरिकल या एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। ए बॉयलर वॉज परचेज्ड फॉर ₹45,000 ऑन 1 January 46. The rationing and installation were cost ₹7,000. The boiler was replaced by a new one on 31st December 1965. If the scrap value was estimated as ₹15,000, what should be the rate of depreciation fund on 15 June 1955? तो हमारे को जैसे न्यूमेरिकल में दिया है, ए बॉयलर वॉज परचेज फॉर ₹45,000 ऑन 1 January 46। मतलब हमने 1 जनवरी 1946 को एक बॉयलर ख़रीदा 45,000 रुपये में और उसका इरेक्शनिंग और इंस्टॉलेशन, उसको इंस्टॉल करने की जो कॉस्ट आई है वो हमारी 7,000 रुपये हो गई। तो हमारी टोटल कॉस्ट इनिशियली जब हमने बॉयलर को लगाया तो 45,000 में हमने ख़रीदा और 7,000 उसके इंस्टॉलेशन में आए, तो टोटल हमारी कॉस्ट हो गई 52,000 और 52,000। द बॉयलर वॉज रिप्लेस्ड बाय ए न्यू वन ऑन 31st December 1965।
और हमने 46 में 1 जनवरी 46 को बॉयलर ख़रीदा था और 31 दिसंबर 1965 को उस बॉयलर को हमने दूसरे बॉयलर से रिप्लेस किया। अर्थात हमारी बॉयलर की जो लाइफ है वो 20 ईयर्स हो गई। तो हमारे पास एन हो गया 20 20 ईयर्स। इफ़ द स्क्रैप वैल्यू वॉज एस्टिमेटेड एज ₹15,000 और जब हमने उस बॉयलर को बेचा तो उससे हमें वापस स्क्रैप के रूप में जो पैसे मिले वो मिले 15,000। तो एस हमारे पास आ गया 15,000। अब हमें पूछ रहे हैं कि न्यूमेरिकल के अंदर व्हाट शुड बी द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फंड ऑन 15 जून 1955। अर्थात 15 जून 1955 तक हमारे पास कितना डेप्रिसिएशन फंड कलेक्ट हुआ। अब 1 जनवरी 1946 से 15 जून 1955 तक हमारे डेप्रिसिएशन फंड के रूप में प्रति वर्ष के हिसाब से 9 इंस्टॉलमेंट इकट्ठी हो गई। तो सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन का वैल्यू निकालेंगे। जैसे कि स्ट्रेट लाइन मेथड में आपको मैंने बताया था, डी इज़ कैलकुलेटेड इज इक्वल्स टू सी माइनस एस अपॉन एन। तो सी आपको दिया हुआ है 52,000 माइनस एस आपको दिया हुआ है 15,000 डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ द बॉयलर इज़ 20 ईयर्स। तो ये वैल्यू आ जाती है आपके पास में 1850 रुपये। अर्थात आपके पास में डेप्रिसिएशन फंड के रूप में या आपके बॉयलर की वैल्यू प्रति वर्ष 1850 रुपये के हिसाब से कम हो रही है। अब 15 जून 1955 तक आपके पास में 9 इंस्टॉलमेंट इकट्ठी हो गई। तो अर्थात एक साल में 1850 रुपये डेप्रिसिएशन हो रहा है। तो 9 साल में 1850 मल्टीप्लाई बाई 9 एंड दैट इज़ इक्वल्स टू 16,650 रुपीज़, 16,650 रुपया। अब इसी तरीके से इस बॉयलर इस वाले सवाल में बी पार्ट है, इफ़ आफ्टर 12 years of running some boiler tubes are replaced and the replacement cost is ₹1,500, what will be the new rate of depreciation। अर्थात बॉयलर को यूज़ करते करते 12 साल के बाद में हमने कुछ बॉयलर की ट्यूब रिप्लेस की जिसकी की कॉस्टिंग आई 1,500 और 1,500 रुपये। तो सबसे पहले हम बॉयलर की कॉस्ट 12 साल के बाद में निकालेंगे, क्योंकि शुरू में हमने बॉयलर को ख़रीदा है 52,000 रुपये में। प्रति वर्ष हमारे बॉयलर की कॉस्ट 1850 रुपये रिड्यूस हो रही है। तो 12 साल के बाद में हमारे बॉयलर की वैल्यू हो जाएगी 52,000 माइनस 12 मल्टीप्लाई बाई 1,850, क्योंकि 1850 रुपये के हिसाब से हमारा वैल्यू बॉयलर का रिड्यूस हो रहा है। 12 साल के अंदर उस बॉयलर का वैल्यू रिड्यूस हो गया 12 मल्टीप्लाई बाई 1,850 रुपीज़। और इसको हम बॉयलर की स्टार्टिंग वैल्यू जो 52,000 है उसमें से घटा देंगे तो हमारे पास आ गया 29,800 रुपये। अर्थात 12 साल के बाद में हमारे बॉयलर की वैल्यू जो है वो 29,800 रुपया है। अब हमने 12 साल के बाद में उसमें 1,500 रुपये की ट्यूब्स रिप्लेस कराई। तो हमारे बॉयलर की नई बुक वैल्यू हो गई 29,800 प्लस 1,500 एंड दैट इज़ इक्वल्स टू 31,300 रुपये। अर्थात 12 साल के बाद में हमारे बॉयलर की वैल्यू हो गई 31,300 रुपये। तो ये हमारी सी हो गई 12 साल के बाद में 31,300। एस हमारा वो ही 1,500 रुपये है और 15,000 है स्क्रैप वैल्यू। और फिर वापस से हम वही फार्मूला लगाएंगे, डी इज़ इक्वल्स टू सी माइनस एस अपॉन एन। तो हमारे पास में जो सी है वो है अब 31,300 माइनस एस है 15,000। तो ये वैल्यू हो गई 16,300। अब क्योंकि वो बॉयलर 12 साल चल चुका है, टोटल लाइफ बॉयलर की 20 ईयर्स है, तो अभी बच गए 8 साल। तो इस 16,300 को हम 8 से डिवाइड कर देंगे तो 12 साल के बाद में प्रत्येक वर्ष नई रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हो गई 2,037 रुपया 50 पैसे।